नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश कनौटिया। तो कल मैंने आप लोगों को एक पेपर दिया था और 200 क्वेश्चन का ये पेपर था। आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने अटैम्प्ट भी करा था। जो लोग अटैम्प्ट नहीं कर पाए वो मेरे चैनल पे देख लो। और फिर कई लोगों को उसमें प्रॉब्लम भी होगी, तो मैंने सोचा इसका सोल्यूशन भी मैं दे देता हूँ। तो आंसर की तो मैंने कल बता दी थी, अब मैं डिटेल सोल्यूशन दे रहा हूँ। पर डिटेल सोल्यूशन 200 क्वेश्चन का तो देने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मतलब जो क्वेश्चन उसमें इजी हैं ऐसे ही हो जाएंगे, वो तो ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। बट जो थोड़े बहुत सॉल्व करने वाले हैं उनको सॉल्व करके भी देते रहेंगे, है ना। तो मैं 1-2 दिन में इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन था इसमें, देखो, द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर जीरो विल बी AP। तो ये कंडीशंस कौन सी इससे सेटिस्फाई होगी, सो वी हैव टू डिस्कस। ओके, सो क्वेश्चन इज क्लियर है कि x³ माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और माइनस आर। तो आप लोगों ने, कई बच्चों ने बहुत अच्छा भी किया पेपर, ऐसी बात नहीं है, और कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस पेपर में, और मैंने सब ने अपनी इंडिविजुअल आंसर की भी मेरे को दी है। तो 1 बाय 1 हम सॉल्यूशन करते हैं सारे क्वेश्चंस के ना। पहला क्वेश्चन है x³ माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो मान लो आपके 3 रूट मान लिया आपने, कौन कौन से। वी नो दैट AP में 3 रूट क्या मानते हैं हम। वी हैव 3 रूट्स। द फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा, द सेकेंड वन यू हैव अल्फ़ा, एंड थर्ड वन यू हैव अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहला होता है सम ऑफ रूट्स ना। तो सम ऑफ रूट्स होता है, फार्मूला आपको पता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास, x³ माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ये तो गिवन है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax³ bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, ठीक है ना, d इज इक्वल टू 0। सो a 1 है, b कितना है आपके पास माइनस b, c कितना है q है, और d कितना है आपके पास माइनस r है। ओके, तो पहला होता है सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स अगर हम लेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा एंड देन अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, कितना होता है माइनस बी अपॉन, दिस इज वी हैव माइनस बी अपॉन बी, कितना है माइनस पी है, तो ये हो जाएगा प्लस पी अपॉन 1 है, दिस इज। देन सेकंड प्रॉपर्टी भी है अल्फ़ा बीटा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, यही तो होती है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा है ना, बीटा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड देन गामा अल्फ़ा। तो गामा अगर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा, तो क्या होता है प्रोडक्ट्स ऑफ ये हो गया ना, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, सी अपॉन ये होता है ना। तो सी अपॉन ए, तो सी की जगह क्यू अपॉन 1, कितना हो गया क्यू अपॉन 1 है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर लीजिए। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यू हैव अ क्यू। ओके, जो कट रहा है वो काट दो, जो बच गया बच गया। अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू। ओके, फ्रॉम हियर, ठीक है साहब। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एंड दिस इज अल्फ़ा स्क्वायर एंड दिस इज बीटा स्क्वायर। तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू यू हैव। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर। सो इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर, देन यू हैव अ 3 अल्फ़ा स्क्वायर, 3 कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस क्यू इज इक्वल टू वी हैव बीटा स्क्वायर। ओके ना, अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाली, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी आपने, क्योंकि इसको काट देंगे आप, देखो बीटा से बीटा कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। सो यू कैन राइट इट एज अल्फ़ा इज इक्वल टू p बाई 3। ओके, तो अल्फ़ा की वैल्यू रख दो 3, अल्फ़ा कितना हो जाएगा p बाई 3 का स्क्वायर और माइनस क्यू, और ये हो गया बीटा स्क्वायर। तो यानी हम कह सकते हैं कि बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास पी स्क्वायर 9 होगा, तो 3 से डिवाइड होके ये हो जाएगा और माइनस क्यू हो गया, राइट है ना। अब हमें ये भी दे रखा है, उन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि द कंडीशन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस विल बी इन AP। अब हमें पता है अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है हमारे पास, प्रोडक्ट निकाल देते हैं तीनों रूट्स का।
अभी हमने क्या डबल वाला लिया, एक सम वाला ले लिया, एक रह गया ना हमारे पे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे अगर आप, तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा बीटा और गामा, किसी को भी ले लो फ़र्क नहीं पड़ता। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है माइनस डी अपॉन है ना, तो माइनस डी यानी माइनस माइनस तो प्लस आर हो जाएगा। ये क्लियर है। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो ये हो गया अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दिस इज़ आर यू है। ओके, आर यू हो, वैल्यू रख दीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, p/3 है ना। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, p/3 का स्क्वायर, n माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, ये है बीटा स्क्वायर की वैल्यू ना, इसको रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस p²/3 माइनस p²/3 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा बॉस, प्लस इज इक्वल टू आर है ना। सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, p/3 p²/9 माइनस p²/3 प्लस q इज इक्वल टू आर। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं ना सॉल्व। दिस इज़ ये हो जाएगा p/3 p², तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लो इसका, ठीक है ना। कितना है, p²/9 है, 9 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ गया p² माइनस 3p² प्लस 9 q इज इक्वल टू आर है ना। तो ये हो जाएगा अंदर, इसको अंदर ले जा लेंगे आप, तो ये आ जाएगा इधर आके 3r हो जाएगा ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा 9 3 जो 27, तो ये आ जाएगा pq माइनस का 3pq, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 9qp, और ये आ जाएगा 9 3 जो 27r। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3pq से p³ जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2pq, और ये हो गया प्लस का 9pq, ये हो गया साहब 27r। इसको इधर ले आओ, माइनस से कर दो, तो ये आ गया 2pq माइनस का 9pq और माइनस का 27r इज इक्वल टू 0। तो ये जो भी ऑप्शन था आपके पास, ये आपका क्या हो जाएगा, 2pq माइनस 9pq माइनस 27r इज इक्वल टू 0। ये पहले का आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कौन सा ऑप्शन है ये, तो आप देखेंगे ये वाला आंसर ना, 2pq माइनस का 9pq प्लस 27r इज इक्वल टू 0। दिस इज़ फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, देयर आर 4 स्टेटमेंट, एवरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज़ इंटीग्रेबल। हमें पता है कि जो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस होता है वो इंटीग्रेबल होता है ना। एवरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है, पर हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। एवरी रिमानियन इंटीग्रेबल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, ये भी ज़रूरी नहीं है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। ओके, एवरी डिफरेंशिएबल, अभी बताया मैंने कि जो डिफरेंशिएबल होगा वो कॉन्टीन्यूस होगा ही होगा, लेकिन जो कॉन्टीन्यूस है वो डिफरेंशिएबल हो जाए, ये कोई बहुत ज़रूरी कंडीशन नहीं है। तो इसका क्या होना चाहिए, ए और डी। ए और डी किस में है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड डी आर करेक्ट। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन भी है। अब थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, लेट अस कंसिडर आई प्लस ग्रुप अ कंपोजिट स्टैंड। आसान सा क्वेश्चन था, ए स्टार बी दे रखा आपको, ए प्लस बी, अभी प्रैक्टिस में भी करवाया था मैंने एक दिन ये क्वेश्चन। देन आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता है ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ई, यानी बी की जगह ई लिख दो, ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए से ए गया, ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, ए इज इक्वल टू -1 तो दे रखा है। और ये ज़रूर ध्यान रखना, जैसे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में वो नेचुरल नंबर था, तो नेचुरल नंबर के लिए नहीं होता ना, तो ये आई दे रखा, आई फॉर इंटीजर, तो इंटीजर का तो -1 होता है ना, इंटीजर में -1 होता है, तो यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना। क्लियर है, तो थर्ड का आपका क्या हो गया, ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस सवाल को हम देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स है ना। इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0।
तो वैसे आपको ध्यान रखना है, देखो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने से पहले ना एक चीज़ें ध्यान रखो कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे हमने यही क्वेश्चन है तो सॉल्व करा सो टाइम लेता है वो। तो मैं कुछ बता दूं आपको, जैसे डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, जहाँ पर आपको सॉल्यूशन से बचना चाहिए, मतलब होता है क्योंकि हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर साइन 1/x होता है ना, आप थोड़ा इसको रफ में देखो, शॉर्टकट तरीका तो होता ही है एक कि सीधा सीधा चेक कर लिया। जैसे मान लो कंटिन्यूटी चेक करनी है तो x की जगह एक बार क्या रख दिया 0+h और साइन 1/0+h, तो सीधा सीधा अनुमान लगा लिया। देखो 0+h क्या होता है, जैसे मान लो डायरेक्ट चेक करना है तो कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इसको ऐसे कर दिया 0+h राइट हैंड लिमिट ना, क्योंकि जीरो पे चेक करना है तो राइट हैंड लिमिट कितनी होती है, x टेंड्स टू 0+h होती है ना। तो देखो एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, फिर लॉन्ग भी बता दूंगा, अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो मुझे बताना, बट ये पेपर प्रोस्पेक्टस से बता रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 1/0+h। ओके, कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो कितना हो गया ये और लिमिट चल रही है हमारे पास h टेंड्स टू 0, लिमिट चल रही है h टेंड्स टू, तो ये हो जाएगा h² साइन 1/h। ओके, अब h लगाओगे 0 तो ये 0, और आपको पता है साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ऑक्सीलेट करती है, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे आप 0-h के लिए भी निकालोगे इसको, 0-h के लिए, तो उसके लिए भी क्या आएगा 0 आएगा, और 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 0 दे ही रखी है, तो ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, ये फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूस है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप इसकी सीधा डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो, क्योंकि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कॉन्टीन्यूस होता ही होता है। तो आप 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने से तुम्हें दो फायदे हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टीन्यूस होना ही पड़ेगा इसको, क्लियर है ना। तो डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने का भी शॉर्टकट तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। एक बार 0+h के लिए चेक कर लो, एक बार 0-h के लिए चेक कर लो, है ना। लेकिन चलो मैं डिटेल में बता देता हूँ, वैसे इसका तरीका भी ऐसे ही चेक कर सकते हो आप। डिफरेंशियबिलिटी आप इसकी ऐसे ही चेक कर सकते हो क्या, 0+h के लिए और 0-h के लिए। लेकिन मैं आपको अगर थोड़ा सा डिटेल में कहीं किसी को डाउट है तो मैं समझा देता हूँ इसको। तो देखो ज़रा इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना, x² साइन 1/x, और इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। देखो तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है उसको लिख लेंगे पहले ना। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास f(x) है, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहा हूँ मैं। वैसे कंटिन्यूटी मैंने देख ली शॉर्टकट तरीके से कि कॉन्टीन्यूस है, बट फिर भी चलो, इफ़ x डज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये है 0, और इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, राइट। तो पहले क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों चेक करने पड़ेंगे। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, देखो ये याद रखा करो, लिमिट x टेंड्स टू c f(x माइनस fc अपॉन x माइनस c। इससे ध्यान रखो, इससे दोनों बन जाते हैं, लेफ्ट हैंड का भी और राइट हैंड का भी, है ना। कैसे बन जाता है, मान लो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है ना आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है तो x टेंड्स टू कितना होगा c माइनस h, तो कितना हो जाएगा x टेंड्स टू c माइनस h हो जाएगा। तो अगर आपका ये हो जाएगा लिमिट, अगर सीधा इसको कन्वर्ट कर दें हम तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा c माइनस h fc अपॉन c माइनस h और माइनस c से c कट जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस h fc अपॉन माइनस h, है ना। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। ऐसे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या रखते हैं हम लोग, c प्लस h, तो ये फिर ऐसा बन जाएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन c प्लस h और माइनस c से c कट जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h और माइनस fc अपॉन h। ओके, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड। तो अगर आपको पता है कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए साहब, बराबर होना चाहिए ना। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। अगर चेक कर रहे हैं तो किस पे चेक कर रहे हो आप, 0 पे चेक कर रहे हो ना, h टेंड्स टू 0, तो c की जगह कितना हो जाएगा 0 माइनस h, और f0 अपॉन कितना हो गया माइनस h, है ना। 0 माइनस h की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन कितना दे रखा है उसने, फंक्शन दे रखा है x², कितना दे रखा है x² साइन 1/x दे रखा है ना। तो ये लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h, और f0 पे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा अपॉन माइनस h। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया h² साइन माइनस थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा 1/h, और माइनस से माइनस कट गया, h से h काट दो, लिमिट लगाओगे तो 0 और फिर वही आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, कितना हो गया 0। ऐसे ही राइट हैंड के लिए निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन
कितना आया था ये अपॉन एच, ये है ना अपॉन एच, तो अपॉन एच रख देंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो कितना हो जाएगा रख दीजिए वैल्यू, तो जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच, ये जीरो हो जाएगा अपॉन एच, कितना हो जाएगा ये लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच से काटा फिर लगा दिया लिमिट, तो एच जीरो इंटू समथिंग, तो कितना हो जाएगा जीरो। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशिएबल हो गया, फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशिएबल हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब कॉन्टीन्यूस तो होगा ही एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, है ना, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस भी होगा ही होगा जीरो पर, है ना। तो कहाँ है, ये है क्वेश्चन नंबर, तो इसका ऑप्शन देख लो, तो इसका क्या होगा ऑप्शन ए सही है इसका फोर्थ का, कि कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। तो ये कल वाला पेपर है, इसको सॉल्व करा रहे हैं, तो देखते रहो इसको ना। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं अब, नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा क्वेश्चन, आसानी है। इन अ ग्रुप ऑफ 0 1 2 3 4 5 एडिशन मॉड्यूलो 6 द ऑर्डर ऑफ 3, तो 3 का निकालना है, तो 3 का ऑर्डर, तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है, क्या होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए एन इज इक्वल टू ई, और ये क्या होना चाहिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब समझ रहे हो, यानी किसी एलिमेंट की वो पावर जो आपको उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोवाइड करवा दे, लेकिन वो पावर लीस्ट होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, वो पावर लीस्ट और पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं उसको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो हम ढूंढ लेते हैं 3 का, तो 3 का ढूंढना है ना, तो आसान है, सीधा सीधा हो जाएगा, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आ सकता है पेपर में, इजी क्वेश्चन भी था। तो 3 की ढूंढना है, तो 3 की पावर अगर 1 करते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 की पावर 2 का मतलब 3 + 3, 3 + 3 कितना होता है, अरे 3 + 3 कितना होता है 6, और 6 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। ये एडिशन मॉड्यूलो में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, फिर जो रिमाइंडर होता है वो आंसर होता है, तो 0 आ गया, तो 0 ही तो क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी 3 का स्क्वायर करने पर 0 आ गया, 0 का मतलब क्या हुआ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन मॉड्यूलो का 0, तो इसलिए आप कह सकते हो कि भैया ऑर्डर ऑफ 3 कितना है, ऑर्डर ऑफ 3 कितना है 2 है, ऑर्डर ऑफ 3 कितना है आपके पास, ऑर्डर ऑफ 3 जो है 2 है, तो 5 का क्या हो गया आपका आंसर, 5 का ए हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम ना, इस पे थोड़ा लोगों को डाउट है कि आंसर गलत दे रखा है, शायद मैंने जो आंसर की में आ रखा है उसमें गलती से ये छपा 6 का सी नाइदर बाउंडेड और नॉर अनबाउंडेड। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट जो होता है ना वो कैसा होता है, नल है खाली है ना, तो बाउंडेड सेट की डेफिनेशन क्या होती है, बाउंडेड सेट की अगर आप डेफिनेशन देखें तो बाउंडेड क्या कहता है, जब आप किसी चीज़ में क्या रहते हो, आप किसी सेट को बाउंडेड कब कहते हो, कब कहते हो बताइए। देखो हम क्या कहते हैं, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ना, इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अ सेट एस, अगर हम कहें अ सेट एस इन अ मैट्रिक स्पेस, या आप कहो और द रियल नंबर, और द रियल नंबर है ना, अलग अलग सेंस में बोल सकते हैं इसको, इज सेट टू बी बाउंडेड, इज सेट टू बी बाउंडेड, सेट टू बी बाउंडेड। तो बाउंडेड होने के लिए क्या डेफिनेशन है, सेट टू बी बाउंडेड इफ़ देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर, इफ़ देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर कैपिटल M such that every element of X, such that every element X in S क्या होता है लेस देन इक्वल टू M। ओके, तो आपको पता है कि एम्प्टी सेट फाई के लिए देयर आर नो एलिमेंट एट ऑल, अरे फाई के अंदर कोई एलिमेंट तो होते ही नहीं है, और सिंस देयर आर नो एलिमेंट, तो इसका मतलब ये इस बात को भी वॉयलेट नहीं कर रहा ना कि x जो है लेस देन इक्वल टू M है, मतलब अरे जब है ही नहीं तो छोटा मान लो उसको, है ना। द एम्प्टी सेट इट ट्राइबली सेटिस्फाई द डेफिनेशंस ऑफ बीइंग बाउंडेड, इसको सेटिस्फाई करता है वो बाउंडेड की डेफिनेशन को, क्योंकि फाई मतलब नल सेट है, खाली है, तो खाली चीज़ इससे तो छोटी मान लेते हैं ना हम, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए था
इसका आंसर होना चाहिए था कि द एम्प्टी सेट को हम कंसीडर करते हैं बाउंडेड। तो इसका ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर क्या था, आंसर की में मैंने इसका आंसर वो दे रखा है साहब, है ना, मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। ये दे रखा है, सी दे रखा है, तो ये गलत है, इसका आंसर बी है, बाउंडेड होगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत वेल नोन क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता तो आज पता कर लो कि जो सीरीज़ होती है ना 1/NP कन्वर्जेंट होती है, तो कब होती है वो कन्वर्जेंट? अरे p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है ना, और किसके लिए? p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होती है सीरीज़? कन्वर्जेंट होती है, आपको पता है। और p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या होती है? डाइवर्जेंट होती है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, और एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई तुम्हारे पास जिसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम ना लगे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर क्या था? क्योंकि कन्वर्जेंट पूछा है तो आंसर बी हो जाता, डाइवर्जेंट पूछता तो आंसर सी हो जाता, बट इसका आंसर क्या है? बी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये है, इफ़ एच इज़ अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, है ना, क्या होता है? तो आपने सब ग्रुप पढ़ा होगा, तो ये थ्योरम होती है उसमें, एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, ये भी एक थ्योरम है हमारे पास, एच एच इज इक्वल टू एच, एच सबसेट है एच एच का, लेकिन ये कोई थ्योरम नहीं है कि एच डज नॉट सबसेट ऑफ एच इनवर्स। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? दिस स्टेटमेंट। देखो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसलिए भी ज़्यादा आता है क्योंकि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना रहती है। तो आपको तैयारी जब भी करनी है तो अच्छे से तैयारी करो इसकी, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो पेपर में, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसीलिए ज़्यादा भी आता है पेपर में। क्यों? क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल और छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एच एंड के आर सब ग्रुप देन एच के इज सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ। तो हमको पता है कि एक थ्योरम है हमारे पास, इफ़ एच एंड के आर टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी देन एच के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ, है ना, ये ध्यान रखना, इफ़ एंड ओनली इफ। इफ़ एंड ओनली इफ कब होता है? जब एच के इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज़ के एच। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? दैट इज़ सी आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फॉलोइंग आर द जनरेटर ऑफ 0 1 2 3 4 5। तो जनरेटर का मतलब आपको पता होगा कि वो एलिमेंट जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को क्या करवा दे? रिपीट करवा दे। वो एलिमेंट जिसको क्या हो, जो an की फॉर्म में लिखने से आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या करवा दे? रिपीट करवा दे, उसको जनरेटर बोलते हैं। तो वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रहने चाहिए। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आप वहाँ पेपर में एक बार 1 2 को चेक करोगे, 2 2 को, 3 5 को, 1 5 को चेक करोगे, टाइम लग जाएगा यार, है ना। तो देखो 1 तो सीधा सीधा बन जाएगा आपका, क्योंकि 1 की पावर 1 करोगे तो 1, फिर 1 2 बार करोगे तो 2 आ जाएगा, 1 3 बार ऐड करोगे 3 आ जाएगा, 1 4 बार करोगे 4, 1 5 बार करोगे 5, और 1 6 बार 6। ओके, है ना, ठीक है ना। 1 को कितनी बार जोड़ेंगे? 5, तो 5 बार है यानी, और 1 को 6 बार जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 6 तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो चलो 1 तो है जनरेटर, मतलब समझ रहे हो ना, कठिन तो नहीं है ना, 1 तो जनरेटर है ही, क्योंकि 1 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का 1 2 का मतलब है, 1 2 का क्या मतलब होता है? 1 को 2 बार जोड़ना, 1 + 1 तो 2, क्योंकि अभी 6 से छोटा है तो सीधा ही लिखोगे। 1 3 का मतलब होता है 1 2 + 1, तो 1 2 2 आ गया, 2 + 1 3 हो गया, तो मतलब 1 के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 5 को चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बताया कि याद रखना कि आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, ग्रुप सब ग्रुप में, आप प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर पढ़ो। प्रॉपर्टीज़ से आपको छोटे तरीके से आंसर देने में क्या रहता है? हेल्पफुल रहता है। अब देखो, जैसे ये कह रहा है ना 2, तो 2 के साथ जाएं कि 5 के साथ जाएं, ये भी थोड़ा आपके मन में रहेगा, है ना, क्योंकि 1 तो देखो ये 2 ऑप्शन तो कट गए ना, क्योंकि 1 है तो यानी 2 और 3 और 5 तो वाला खत्म। अब 2 के साथ जाऊँ या 5 के साथ जाऊँ? तो आप अगर बहुत सारी प्रॉपर्टियों की स्टडी करते हो तो आपको क्या करते हैं? हेल्प मिलती है इन क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। तो मान लो हम 5 को चेक करते हैं सीधे ना, क्योंकि पता है वैसे मेरे को 5 को, क्योंकि जब आप उसका इन्वर्स निकालोगे तो 5 आएगा ना। तो अगर इसको चेक करें हम 5 को, तो देखो 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 5 + 5, तो 10 आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 6 तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा ना, 10 को 6 से। फिर 5 की पावर 3 जो हो जाएगा, 5 की पावर 2 + 5 तो कितना हो गया? 4 + 5, 4 + 5 9, 9 डिवाइडेड बाय 6 तो रिमाइंडर 3 आ गया। फिर आप करेंगे 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 3 + 5, तो 5 की पावर 3 कितना है आपके पास? 3 आ गया, + 5 तो 8 डिवाइडेड बाय 6 तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2।
तो देखो क्या क्या मिल गया तुमको, 5 मिल गया, 4 मिल गया, 3 मिल गया, 2 मिल गया। अब 5 की पावर 5 कर लो, तो 5 की पावर 4 प्लस 5, तो 5 की पावर 4 कितना है, 2 प्लस 5, तो 7 डिवाइडेड बाई 6, 1 भी मिल गया लो साहब, है ना। अब क्या रह गया, 5 की पावर 6, तो 5 की पावर 6 का मतलब हो गया 5 की पावर 5 प्लस 5, 5 की पावर 5 क्या है तुम्हारा 1 प्लस 5, 6/6, तो रिमाइंडर कितना आया 0। तो समझे, मतलब अगर जनरेटर ए था, जनरेटर आपके पास क्या था 1 था, तो उसके साथ कौन है आपके पास, जनरेटर 5 भी है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 और 5, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था साइक्लिक ग्रुप ऑफ जी हुज ऑर्डर इज 12 हैज़ अ नंबर ऑफ जनरेटर। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। आपको ये पता है फाई एन इज इक्वल टू एन 1 माइनस 1 अपॉन पी 1 माइनस 1 अपॉन क्यू ऐसे होता है। तो पहले 12 के प्राइम फैक्टर कर लो, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 है ना, करा प्राइम फैक्टर, तो यानी ये हो गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 है ना। इसको सॉल्व कर लो, तो फाई एन निकालना है, तो फाई एन मतलब ये हो जाएगा फाई 12 निकालना है, तो फाई 12 का मतलब हो जाएगा 12 1 माइनस 1 अपॉन पी, पी ये वाला 2 1 अपॉन 2 और 1 माइनस 1 अपॉन 3, ये क्यू है, ये पी है और ये क्यू है, यानी p बराबर 2 और q बराबर 3 है ना। ऐसे r भी आ सकता है अगर कोई और प्राइम फैक्टर आ गया तो 12 इसको सॉल्व करेंगे, 12 1/2 और 3 माइनस 1 2/3 है साहब, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 2 जा 12, तो कितना आ जाएगा 4 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, कितने जनरेटर हैं इसके, द जनरेटर ऑफ दिस, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, द साइक्लिक ग्रुप ऑफ जी हुज ऑर्डर इज 12। देखो 10 12 ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, तुम्हारे पास भी आना है और हर जगह आता है, एलटी में भी आ रखा था अभी ऑर्डर 10 वाले का, ठीक है। तो ये तो अब बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गए हैं और आपको आने भी चाहिए, ये हो गया ये हो गया, तीनों क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं जो आ सकते हैं आपके पास, तो इतना कठिन है नहीं। 11 का ये हो गया ना। अब देखो द जनरेटर ऑफ अ ग्रुप ए स्क्वायर ए क्यूब A4 A5 A6 इज इक्वल टू ई, तो ये भी समझो जरा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और समझना क्या है, ये आपको पता होगा, इतना कठिन क्वेश्चन ये भी नहीं है और आता है पेपर में, क्योंकि आपने अधिकतर पेपरों में देखा होगा ये वाला क्वेश्चन भी आपको मोस्ट प्रोबेबली मिलता है 12th वाला ना। तो इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ सॉल्व, यहाँ पर करते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 12 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर किस पे पहुँच गया हम, 12 है ना। तो मेरा प्रयास रहेगा कि 1-2 क्लास में सारा पेपर का सोल्यूशन दे दूंगा ना, 200 क्वेश्चन का जो मैंने दिए थे, ए स्क्वायर ए क्यूब A4 A5 A6 इज इक्वल टू ए, तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। यानी 6 इज इक्वल टू ई का मतलब समझे आप ना, 6 इज इक्वल टू ई का मतलब है कि यहाँ पर इसका क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल गया। तो आपको कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप 6 के साथ उन एलिमेंट की पेयरिंग करोगे जिनके साथ उनका GCD 1 मिल जाए। जैसे 1 और 6 को अगर आप ले, इसकी पावर 1 है ना, 1 के साथ 6 को देखो और इनका GCD निकालो, प्राइम टू n देखना पड़ता है ना, तो GCD कितना आएगा, 1 और 6 का 1 आएगा, और 2 और 6 का GCD निकालो, 2 और 6 का, ये थ्योरम है तुम्हारे पास, 2 और 6 का GCD तो कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। ऐसे 3 और 6 का 1 नहीं आएगा, 4 और 6 का 1 नहीं आएगा। GCD ऑफ 5 और 6 है ना, प्राइम टू n चेक करना पड़ता है ना कि इसके प्राइम है, जो ये 6 है इसके प्राइम चेक करना पड़ता है। तो 5 और 6 का कितना हो जाएगा, 5 और 6 का GCD 1। तो आपको ध्यान रखना है एक A और एक A5 जो है, क्योंकि ये दोनों इसके साथ क्या दे रहे हैं, GCD 1 दे रहे हैं, तो ये दोनों भी इसके क्या होंगे, जनरेटर होंगे। कौन दोनों, A और आपका A5, A और A5। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 12 का आंसर देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर A, ऑप्शन A जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन A जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लो, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ गए हम सीधा पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है, सॉरी इसको और आगे ले जाओ, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपके पास, है ना। ये तो सीधा प्रॉपर्टी है ना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है, एविलियन ग्रुप होता है ना, ये B इन्वर्स A इन्वर्स B A, ये सीधा थ्योरम से ग्रुप थ्योरी के अंदर थोड़ा पढ़ लेना। वैसे ही शुरू के 80-90 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिए थे, तो होगा भी ऐसे ही ना आपके पास 60-70% तो ईजी होगा, थोड़ा सा होगा 30% के करीब आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर देंगे वो लोग, तो इतना कठिन होता नहीं है। अभी ये चेक करा हमने कि फंक्शन जो है x, इसको चेक करना है ना हमने, क्या है, f(x) इज इक्वल टू x sin 1/x, इफ़ x डज नॉट इक्वल 0 0,
इफ़ एक्स इज इक्वल, तो इस क्वेश्चन को अभी हमने करा था, मैंने अभी बताया था आपको 0 + h साइन 1/0 + h, उससे चेक कर लेना शॉर्टकट तरीके से। तो ये कॉन्टीन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ये देख लेना, इसको डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जैसे ऊपर तो स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर था ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो उससे h कटा x आ गया था, तो उससे 0 आ गया था आंसर। लेकिन अब क्या होगा, ये स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर है नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना एक में माइनस कुछ ऐसा बचेगा शायद साइन 1/h, और एक में प्लस बचेगा साइन 1/h। तो फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आएंगे। तो ये कॉन्टीन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, है ना। ये क्वेश्चन ध्यान में भी रखा करो, ये साइन वाले ना तीनों हैं, ये जैसे x साइन 1/x, x² साइन 1/x, अलग अलग तरीके से हैं, तो आते हैं पेपर में, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो गया आपके पास, बी हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी इजी क्वेश्चन था। तो देखो मैंने काफ़ी इजी क्वेश्चन दिए थे, फिर भी मैंने देखा कि बच्चों का स्कोर कुछ उस हिसाब से, मैंने टाइम भी काफ़ी दिया था आप लोगों को ना, पर हो क्या गया था, कुछ थोड़ा सा इंटरनेट का भी फंबल हो रहा था, तो उस वजह से इवन हम लोगों ने मेरे ख्याल से कल 11:30 से ऑफिशियली, वैसे तो 11 बजे शुरू कर दिया था, बट 11:30 से और काफ़ी देर तक चला था वो पेपर ना, 2:10 की 2:20-30 तक चला था। तो बहुत बच्चों ने दिया है, काफ़ी ने आंसर की भी दी है। कई लोग कह रहे हैं हार्ड कॉपी दे दो, हार्ड कॉपी दे दो। तो मैंने कहा था हार्ड कॉपी के लिए आप थोड़ा वीडियो देखो, उससे आंसर की बना के उन क्वेश्चंस की आंसर की आप मुझे भेजिए, देन मेरे व्हाट्सएप पर, तब मैं आपको क्या दे दूँगा, उसकी हार्ड कॉपी दे दूँगा ना। ऐसे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज़ को लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, क्वेश्चन नंबर, द सेट nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है ना। सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी ऑफ अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑर्डर n विद रिस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। तो ये तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी है आपके पास, ए बी की पावर m a m b m आर 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर m फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू g, देन g इज़ अ एबिलियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ a बिलोंग्स टू g इज़ ऑफ अ ऑर्डर n। देखो a बिलोंग्स टू g इज़ ऑफ ऑर्डर, यानी a n इज इक्वल टू e, है ना, क्योंकि a का ऑर्डर क्या दे रखा है, n दे रखा है। इफ़ a बिलोंग्स टू g इज़ ऑफ ऑर्डर n, p इज़ प्राइम टू n, p इज़ प्राइम टू n। अब वो कह रहा है p जो है प्राइम है n के, है ना, p जो है प्राइम टू n है, p इज़ प्राइम टू, देन द ऑर्डर ऑफ a रेज टू द पावर p, देन द ऑर्डर ऑफ a रेज टू द पावर p। तो क्या हो जाएगा इसका, देन द ऑर्डर ऑफ a रेज टू द पावर p को अगर हम, तो अभी बताया था मैंने ऊपर एक थ्योरम में कि ऑर्डर के लिए क्या होता है, प्राइम टू एन ही देखते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, एन ही आ जाएगा। तो 17 का क्या हो जाएगा, आंसर एन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 था आपके पास, इफ़ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज़ पी स्क्वायर वेयर पी इज़ प्राइम। तो ये तो बहुत कॉमन थ्योरम है कि अगर पी प्राइम है और पी स्क्वायर है तो क्या होता है, आपको पता है जी एबिलियन होता है, याद रखना। परसों एक क्वेश्चन दिया भी था मैंने 49, तो वो 7 का स्क्वायर, तो 7 यानी प्राइम का स्क्वायर, तो वो क्या हो गया था, एबिलियन, बट नॉट नेसेसरी साइक्लिक है, ये भी ध्यान रखना, नॉट नेसेसरी साइक्लिक। तो ये इसका आंसर तो सीधा सीधा, ये थ्योरम पढ़ो भाई, आप लोग पढ़ते, जितनी ज़्यादा थ्योरम्स पढ़ोगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तुम्हारे, ये भी बता देता हूँ मैं, जितनी ज़्यादा थ्योरम्स आप पढ़ोगे उतने क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, क्या कह रहा है, एन इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच इज़ एनी सब ग्रुप ऑफ जी, देन विच आंसर इज़ करेक्ट। तो मैंने मैक्सिमम सीधा थ्योरम ही दे रखी थी, सीधा थ्योरम ही दे रखी थी। ये थ्योरम है आपके पास कि एन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और एच इज़ एनी सब ग्रुप ऑफ जी। देखो एन तो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और एच कोई सब ग्रुप है जी का, तो कौन सा आंसर सही है, तो एन एच जो होगा सब ग्रुप ऑफ जी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 को भी देख लीजिए आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, एच सबसेट है जी का, देन जी अपॉन एच इज़ अ क्वेश्चन ग्रुप वैन, क्या होता है, ये भी एक थ्योरम है तुम्हारे पास। मैंने कहा ना ये सारी थ्योरमें हैं, थोड़ा देखना पड़ेगी। अब थ्योरम का प्रूफ तो करोगे नहीं, अरे ये थ्योरम्स हैं, आप एक बार देखिए, उनको करेंगे जब उसको करते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी थ्योरमें हैं, वो थोड़ा देखना है तो आपको पता लग जाएगा कि जी अपॉन एच अगर क्वेश्चन ग्रुप है तो एच क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। क्वेश्चन ग्रुप जानते हो ना, क्वेश्चन ग्रुप जो होता है जी अपॉन एच इज़ अ क्वेश्चन ग्रुप, तो एच को क्या होना पड़ता है,
अरे क्वेश्चन ग्रुप बनता ही तब है जब एच क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बनता है ना। तो ये क्या है, सीधा सीधे क्वेश्चन थे, ऐसे कोई बहुत कठिन क्वेश्चन मैंने दिए नहीं थे आप लोगों को कि आप लोग, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि बच्चों का स्कोर उस हिसाब से रहा नहीं, काफ़ी टाइम दिया था, अब पेपर आ गया है तो कई बच्चों ने कहा सर इसका थोड़ा सा बता दो। तो ऐसा करेंगे, आज देखते हैं जितने क्वेश्चन आज सॉल्व हो सकते हैं उतने करा दूंगा, बाकी कल करा के आपको बता देंगे, ठीक है ना। इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप एंड एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच। तो ये भी फिर आपको पता है, ये थ्योरम है, अरे ये थ्योरम है आपके पास, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच क्या होता है बताओ, ये तो सभी को पता होनी चाहिए। अब अगर ये भी नहीं पता है तो फिर परसों पेपर देने क्या घूमने थोड़ी जा रहे हो, वहाँ पेपर देने जा रहे हो, ठीक है ना। तो कितना होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच, क्या होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, है ना, क्लियर है। 21 का क्या हो गया, 21 का बी, हाँ ये भी सब ग्रुप की थ्योरम है, ये भी सब ग्रुप की थ्योरम है आपके पास कि अगर ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है, तो ए ओ बी बिलोंग्स टू क्या हो जाता है, एच हो जाता है ना। और एक थ्योरम ये भी है, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, तो ए ओ बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशनें पढ़ी होंगी आप लोगों ने, बट यहाँ पर ये था, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा ये वाली कंडीशन थी 22 की, ए वाली, कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन ए ओ बी बिलोंग्स टू एच, देन क्या होता है एच सब ग्रुप हो जाता है ना ग्रुप जी का, क्लियर है। देन एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, जो एच होता है वो क्या हो जाता है फिर सब ग्रुप हो जाता है। सब ग्रुप की कंडीशनें हैं, ये भी है, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ए ओ बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, बहुत सारी है सब ग्रुप की, जैसे ऊपर भी आया था एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, ठीक है, एच इनवर्स इज इक्वल टू, बहुत सारी। तो ये कंडीशनें, या यू कैन से दैट थ्योरम्स है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़। सो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन दीज प्रॉपर्टीज़, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन इसीलिए आते भी हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के, क्योंकि उनमें प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सो यू कैन सॉल्व देम क्विकली, और जल्दी, टाइम भी नहीं लगता उनमें। इसलिए टीचर्स क्या करते हैं, प्रिफेयर करते हैं उनको देने के लिए, टीचर क्या करता है, प्रिफेयर करता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 23 था, तो इसमें nth डेरिवेटिव है, तो निकालते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो पहले एक डेरिवेटिव निकालना था आपको। तो ये कितना आ जाएगा, लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, इतना ही तो होता है, लॉग एक्स का कितना होता है 1/x होता है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। फिर y2 निकाला आपने, यानी d2y/dx² निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -1 का करना है ना, तो -1 एक्स की पावर माइनस, तो कितना हो जाएगा -1 इंटू 1/x² होगा। तो फिर पैटर्न बनाते रहो, अगर पैटर्न बना सकते हो आप तो फटाफट पैटर्न बना लो, अगर 2 में बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और 2 में नहीं बना सकते, ज़्यादा चाहिए आपको पैटर्न बनाने के लिए तो ज़्यादा के साथ जाओ। तो ज़्यादा के लिए साथ क्या देखना, 2 से बन रहा है पैटर्न, क्या है -1, जब y2 निकाला ना सेकंड, तो 1/x² है। मतलब एक चीज़ तो समझो कि एक चीज़ ये समझ लो कि ये वाला और ये, जैसे y1 का तो ये 1 था, y2 था, तो अपॉन में कितना आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो यानी ये वाला ऑप्शन तुम्हारा ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पावर बढ़ा रहा है। हाँ ये 3 सही है भाई, ये और ये, अब इनमें से काटो, कुछ कट रहा है, तो देखो y1 में कितना था 1/x, ठीक है ना, अरे y1 में कितना था 1, लेकिन y2 में क्या हो गया, y2 में कितना हो गया -1 आ गया। तो y2 में कितना आ गया आपके पास -1 आ गया। तो यहाँ से भी एक पैटर्न बना लो, क्या बनेगा पैटर्न, क्या पैटर्न बनेगा, यानी कि -1 की पावर, अब देखो ना ज़रा समझो, अगर ये लेते हैं हम -n-1, तो जब अकेला था तो -1 की पावर 1 - 1, यानी -1 की पावर 0, तो 1 हो गया, ठीक है। और -1 की पावर 2 - 1, तो देखो -1 की पावर 1 बच रहा है, -1 तो -1 आ रहा है ना, दूसरे वाले में माइनस आ रहा है, तो यानी ये ठीक है ना। अब इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया फिर, है ना, ये भी काट दिया आपने। अब इन दो में लड़ाई, इसमें और सी में, बी और सी में लड़ाई है, तो बी और सी की लड़ाई कौन जीतेगा, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ क्या है तुम्हारा n-1 फैक्टोरियल, यहाँ क्या है n फैक्टोरियल, तो अब आप थोड़ा समझेंगे, 2 से ही निकाल रहे हैं हम लोग। तो y1 था, तो y1 कितना आया था, ठीक है, तो y1 था। अब इसको देखो एक और निकाल लो फिर ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो y2 कितना आया था तुम्हारे पास, y2 आया था -1/x², है ना। तो y3 अगर हम निकालें तो -1 तो अलग ही है, तो ये आएगा -2 और x की पावर -3, तो कितना हो गया -1 - 2 इंटू 1/, कितना हो गया
1/x3। तो अब आप समझो ज़रा, माइनस अगर अलग निकाल लेते हो आप, अरे -1 यहाँ से अलग कर लेते हो, -1 यहाँ से अलग कर लेते हो, तो कितना बच रहा है, ये 1 × 2। तो देखो जब 3 है ना तो एक फैक्टोरियल कम चल रहा है ना, ये 3। अरे 3 का मतलब कितना हुआ, 2 फैक्टोरियल है ना ये। 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर पावर कौन सा डेरिवेटिव निकाल रहे हो, 3। तो अब यहाँ देखो, यहाँ तो वही डेरिवेटिव चल रहा है n फैक्टोरियल, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि एक कम चल रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। फिर 24 क्वेश्चन था। 24 क्या था, A1 - 1 आइटा इज़ अ ग्रुप विद द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन एज द बाइनरी ऑपरेशन इन द फॉलोइंग विच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ ए। अब आपको ये बताना है साहब कि सब ग्रुप कौन सा है इसका, ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा आपको सब ग्रुप के लिए क्या होता है, कंडीशन आपको पता है। सब ग्रुप कहते किसे हम, सब ग्रुप कहते हैं कि भाई अगर कोई ग्रुप है और ग्रुप का कोई सबसेट है, ग्रुप का कोई सबसेट लिया आपने, और वो सबसेट जो है, मान लो ये एच कोई सबसेट ले लिया आपने जी का, और ये एच अपने आप में ग्रुप है, ये एच अपने आप में क्या है, ग्रुप है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। ये एच अपने आप में क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो एच अगर अपने आप में ग्रुप है तो हम इसको क्या कहते हैं, सब। तो यहाँ पर कौन है, ये 1 - 1 को अगर आप चेक करोगे तो ये अपने आप में क्या है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, तो ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखो, फिर वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास कि इन अ फाइनाइट ग्रुप हैविंग 10 एलिमेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर देयर ओन इन्वर्स इज़। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन अ फाइनाइट ग्रुप 10 एलिमेंट्स हैं, मेंबर ऑफ एलिमेंट विच आर देयर ओन इन्वर्स। तो अगर हम देखें Z10 का एग्जांपल लेके, तो इसमें 2 एलिमेंट होते हैं हमारे, कौन कौन से, एक तो 0 और एक और 5। वैसे याद रखना जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इट्स ओन इन्वर्स होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस वाले में Z10 को अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम लें तो 5 भी ऐसा एलिमेंट है जो अपना इन्वर्स होता है। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 25 का। तो कितने हो गए हमारे पास, एक 0 हो गया और एक 5 हो गया, तो कितना हो गया इसका आंसर, 2 हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 26। तो इसको देखिए हम, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट विद गिवन ऑपरेशन इज़ नॉट अ ग्रुप। जो ग्रुप नहीं है वो दिखाना था। तो देखो, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिल्कुल ग्रुप होता है। द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप होता है। द सेट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, अभी ऊपर डिस्कस करा था, रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है। द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये ग्रुप नहीं होता। अब बताओगे क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऑड इंटीजर में आपको 0 नहीं मिलेगा। तो जब 0 नहीं मिलेगा तो एडिशन ऑपरेशन है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है, तो ग्रुप कहाँ से हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ये है ना, विच इज़ नॉट अ ग्रुप। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, CBNST से था ये क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है आपको। तो डेल एन निकालना है, तो डेल एन तो एक साथ निकलेगा नहीं, तो आप पहले डेल निकाल लो। तो डेल निकाल लो, यानी e⁻3x + 5 है ना। ओके, e⁻3x + 5 है, तो इसमें लगा लोगे। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए डेल fx का, क्या होता है, fx + h और माइनस fx होता है ना। तो लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, e⁻3xx + h। क्लियर हो गया। यानी इवन मैं तो कहूँगा ये e⁻5 अलग ही कर लो, पर रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ पर x है उसमें h जोड़ देना, +5 माइनस fx होता है ना, तो e की पावर कितना हो जाएगा, 3x + 5। ओके, तो कॉमन ले लो इसको, e⁻3x + 3h + 5, और ये हो गया e⁻3x + 5, है ना। कॉमन ले लो, 3x + 5 को आप कॉमन ले लोगे ना, तो यहाँ कितना बचेगा, e⁻3h - 1। तो आइडिया लगा लो, अगर लग रहा है तो इतने से, तो नहीं लगेगा तो एक और निकाल लेना, फिर और क्या करोगे, क्यों निकाल लो एक और। कितना हो जाएगा, ये e⁻3x + 5 है, फिर ये तो कॉमन आ जाएगा ना, कांस्टेंट हो गया 3h - 1। इस पर फिर लगाओगे तो वही बनना है, कितना बनना है, अरे इस पर फिर यही तो है, ऊपर वाला ही है ना, e⁻3x + 5। तो ये 3h - 1 बाहर आ जाएगा, और फिर हमारे पास बचेगा कितना, फिर हमारे पास बचेगा e⁻3x + 5। तो यानी ये हो जाएगा e⁻3h - 1 का होल स्क्वायर और e⁻3x + 5। तो अब इसको जर्नलाइज़ कर दो। अगर जर्नलाइज़ करते हो h की जगह 1 रख दो, h की जगह 1 रख दो, तो ये वाला देखो ऑप्शन डी, e⁻3 - 1 की पावर। अरे जब
डबल 2 बार लगाया तो स्क्वायर आया, तो अगर n बार लगाओगे तो कितना आएगा, n आएगा। तो e की पावर 3 - 1 की होल पावर n, और साथ में कितना है e की पावर 3x + 5। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो अरे कुछ नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड डिफरेंस लगाना है आपको। फॉरवर्ड डिफरेंस लगाना है, एक बार 2 बार लगा लो, फिर उसको जनरलाइज कर लेना। तो 2 बार लगाया हमने फॉरवर्ड डिफरेंस को, तो हमें ये मिला, देखो e की पावर 3h - 1 का स्क्वायर और e की पावर 3x + 5, 2 बार लगा दिया जब हमने फॉरवर्ड। तो इसको जनरलाइज करा तो h की जगह 1 कर दो, तो e की पावर 3 - 1 का होल स्क्वायर। जब n बार निकालोगे तो e की पावर 3 - 1 की पावर n और e की पावर 3x + 5। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 27 का। फिर ये क्वेश्चन नंबर 28 है, तो इजी क्वेश्चन है, दे रखिए वैल्यू। तो डेल क्यूब f0 की वैल्यू निकालनी थी, तो देख लो इसको, डेल क्यूब f0 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसको कैसे निकालेंगे, है ना। इसको नीचे ही कर देता हूँ, फिर यहाँ पर आपको साफ दिख नहीं रहा होगा ना। और टेस्ट ज़रूर दिया करो यार तुम लोग ना, मैंने कहा था जुड़ना, सब लोग, आप लोग जुड़े नहीं क्लास में, जुड़ना चाहिए। सीखोगे कब, अब तो पेपर आ ही गया है, तो सर पे आ गई है मुसीबत, अब तो करना ही करना है। तो देखो कितना दे रखा है इन्होंने, एक तरफ x ले लो, एक तरफ fx ले लो, एक तरफ फिर डेल fx ले लेना, डेल स्क्वायर fx ले लेना, और एक तरफ डेल क्यूब fx। कहाँ तक निकालना है, डेल तक ना। तो x कितना दे रखा है, 0, 0 पे -3, फिर 1, 1 पे 6 दे रखा है, और कितना दे रखा है, 2 के लिए 8 दे रखा है, और 3 के लिए 12 दे रखा है, 3 के लिए 12। फटाफट निकाल लो। तो 6 और -3 9 हो जाएगा, 8 में से 6 गए 2 हो गया, 12 में से 8 गए 4, 2 में से 9 गए 7, 2 में से 9 गए 7 ना, 4 में से 2 गए 2, और 2 और 7, 2 - 7 -7, तो 9 हो जाएगा ना। तो डेल क्यूब fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी है शायद, है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर क्या है वो, हाँ ये आ गया, ये हो गया, हाँ तो डी आ जाएगा। कितना, क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आ रहा है आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 वी हैव 28 का डी है ना। देखते रहना, जो सही आंसर में गलत दे रखे हैं उनको सही भी कर लेना ना। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि इन द इवाल्यूएशन ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल द कर्व वाई, क्या करते हैं उसको, पैराबोला एज्यूम करते हैं ना, पता होना चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगह आ रखा है पेपर में कि कर्व को क्या करते हैं, इन द इवाल्यूएशन ऑफ सिम्पसन 1/3। अगर आप सिम्पसन 1/3 रूल लगा रहे हैं तो कर्व को आप एज्यूम करते हो एज अ पैराबोला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, fx वी हैव पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x विच इज़ द करेक्ट। तो तुम्हें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस पता है कि डेल n fx क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डेल n fx क्या होता है, कांस्टेंट, और डेल n+1 fx क्या होता है साहब, 0 होता है। डेल n fx क्या होता है, कांस्टेंट, और डेल n+1 fx क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का बी सही था, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, CBNST का निकाला होगा आप लोगों ने, तो इसका आंसर देख लेना। LT बहुत जगह आ रहा है, हमारे डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम में भी आया था, बहुत जगह आता रहता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर ई की पावर करके सॉल्व तो करने की ज़रूरत है, ऑपरेटर लगा देना, सीधा सीधा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे सॉल्व। अरे एक बार डेल अपॉन ई की पावर ऊपर ले जाना, तो ये हो जाएगा ई की पावर x - h, फिर लगा देना यहाँ, सॉल्व करके सिंपल सा है, 2-4 लाइन में हो जाता है क्वेश्चन, है ना। फिर 32 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन फार्मूला कैन बी यूज टू इक्वल और अनइक्वल। तो ये भी क्वेश्चन LT से मैंने लिया था, LT के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, पिछली बार वाले LT में। तो कितना आएगा इसका पता है, जो बताओ, जो दोनों में लगता है, इक्वल के लिए और अनइक्वल के लिए भी लगता है। ग्रेगरी इक्वल के लिए लगता है, स्ट्रिलिंग इक्वल, ये तो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है इक्वल के लिए। लेग्रांजे एक ऐसा फार्मूला है जो इक्वल और अनइक्वल दोनों इंटरवल को सॉल्व कर देता है। लेग्रांजे इंटरपोलेशन फार्मूला है हमारे पास, ये क्या करता है, इक्वल और अनइक्वल। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। इसका फार्मूला तुम्हारे पास है, मैंने बताया था, मैंने करा रखा है एक क्लास में, ये ऐसे कुछ कराया था ना कि ABCD 4 है ना, -1 की पावर n है ना। तो क्या फार्मूला लिखाया था मैंने इसका, तो इसका फार्मूला कितना आ जाएगा, ये -n - 1 होता है शायद, है ना, n - 1 होता है, कुछ ऐसा होता है। तो 4 - 1 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/, इसको देख लेना, मैं जो अभी CBNST की क्लासेस कराई थी मैंने MCQ क्वेश्चंस की, तो उसमें करा रखा है ये कि इसका आना ही आना है, इसने डिवाइडेड डिफरेंस का
न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला, तो -1 की पावर n-1 अपॉन ABCD की पावर n, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था आपके पास है, f(x) = mod x, g(x) = mod गॉफ ऑफ -5 फॉग ऑफ -5। तो इसको सॉल्व करना था और आपको गॉफ और फॉग की वैल्यू निकालना था। तो 12वीं का क्वेश्चन है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से सभी का ठीक ठीक आया है क्वेश्चन। और प्रॉब्लम जो बच्चों ने भेजी है उसमें है नहीं ये प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर 1 है ना, सॉल्व कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, इसमें क्या, ठीक है, तो इसका डोमेन निकालना है साहब। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डोमेन आपको पता ही है कि ये डोमेन सेट थ्योरी का स्टार्टिंग ही फंक्शन से होता है। फंक्शन मतलब ये डोमेन होता है और ये क्या होता है आपका कोडोमेन होता है, ठीक है। ये मैपिंग जाती है, तो डोमेन निकालना है। तो जैसे ये फंक्शन है, तो डोमेन का मतलब है जिसके लिए वो डिफ़ाइन हो जाएगा, डिफ़ाइन। तो डिफ़ाइन कब होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तब तो डिफ़ाइन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव का स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो आइटा आता है ना। तो इसको यानी 9 - x² को क्या होना पड़ेगा, 9 - x² को डिफ़ाइन होने के लिए पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x² बन गया। तो या यू कैन राइट इट एज x² इज़ ग्रेटर देन x², या आ गया ना 9 इज़ ग्रेटर देन, या आप इसको लिख सकते हो x² लाइन। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, सो देन वी हैव क्या, x की वैल्यू क्या आ जाएगी साहब आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी -3 और +3 के बीच में आ जाएगी ना। x² -9 हो गया, तो x² -3 का स्क्वायर ऐसे करके सॉल्व कर लोगे ना। अरे इसको ऐसे लिख लोगे ना, x² लेस देन 3 का स्क्वायर है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे, x² -3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x + 3 और x - 3 लेस देन इक्वल, तो -3 और +3 के बीच में आएगा। तो -3 और +3 के बीच में क्या होगा, ये आ जाएगा आपके पास -3,3। कितना हो जाएगा, -3,3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 35। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 वी हैव।